Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, we have started second year biology. आज हम शुरू कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस सीक्वेंस के साथ हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी और टॉपिक का नाम है सपोर्ट मूवमेंट। ये आपकी बुक में मेंशन है। इसमें एक चीज़ मैंने और ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज अ लोकोमोशन। पहले हम लोगों को इन लफ्ज़ों को समझना है। व्हाट इज मेंट बाय द सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा, राइट? तो अगर मैं अपनी बॉडी को देखूं या किसी प्लांट की बॉडी को देखूं तो उसमें मुझे दो किस्म की चीज़ें नजर आएंगी। एक को हम बोलते हैं सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स और एक को हम बोलते हैं हार्ड बॉडी पार्ट्स। So what is the logic of having hard body parts? Definitely इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि हम उसके ऊपर नरम चीज़ों को अटैच कर सकते हों ताकि उन्हें सहारा मिल सके, राइट? तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और उन्हें हमारे कौन कौन से हार्ड टिश्यूज़ ने क्या दी हुई है, सपोर्ट दी हुई है, सहारा दिया हुआ है। तो पहला हमारा टास्क ये होगा। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, जाहिर है इस वक्त भी मैं एक जगह पे खड़ा हूँ बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग्स। लेकिन अगर आप मेरी इस वाली मूवमेंट को देखें तो जाहिर है मैंने क्या किया है। अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को ही देख रहे हैं तो इस वक्त मैं इस लाइन के करीब हूँ, इस वक्त मैं इस लाइन से क्या हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ। तो नाउ आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। अगर मैं एक जगह पे खड़ा खड़ा ही अपने हाथों को हिला रहा हूं या अपनी आंखों को मूव कर रहा हूं ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, राइट, तो ये है मेरे आई बॉल की मूवमेंट। माई आई बॉल्स आर नॉट कैरिंग आउट लोकोमोशन, दे आर शोइंग मूवमेंट्स, समथिंग लाइक द मूवमेंट्स इन माई हैंड्स। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी शक्ल को चेंज करता है एक ही जगह पर अपने आप को एंकर करके, तो उसमें होने वाली हरकत को हम बोलते हैं मूवमेंट। लेकिन अगर पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तो हम इसे नाम कह देते हैं लोकोमोशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सपोर्ट, फिर हम देखेंगे मूवमेंट और फिर हम देखेंगे लोकोमोशन, राइट? आइए हम देखते हैं कि आप लोगों की बुक इस चैप्टर का आगाज कैसे करती है। आप लोगों की बुक बोल रही है कि हमारे पास दो किस्म की चीजें हैं इन जनरल। हम पुरानी क्लासिफिकेशन को बेस कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या था? यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, प्लांट्स। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्लांट्स, राइट? और मेरे पास दूसरी किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड एज नन अदर देन एनिमल्स। बिल्कुल आपने सही बोला है, दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हो गए मेरे पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों किस्म के ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक्टिविटीज दो किस्म की हो सकती हैं। नंबर वन, पहली किस्म एक्टिविटी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज, व्हाट इज मेंट बाय बायोकेमिकल एक्टिविटी? दैट डिमांड्स व्हाट? अ सपोर्ट। आप लोगों ने बायोकेमिकल एक्टिविटीज को स्टडी करना है इन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे बायोकेमिकल एक्शंस हो रहे हैं कि जो सपोर्ट और मूवमेंट के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कैन यू कोट एन एग्जाम्पल फॉर इट? तो इसका आंसर ये है यस। अगर आप लोग अपने मसल्स को देखें तो हमारे मसल की मूवमेंट, हमारे मसल की मूवमेंट 100% एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है, राइट? सिमिलरली अगर मैं बात करूं उस पर्टिकुलर फूड की कि जो मैंने इंजेस्ट की है, ये हम मेरे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मूव करती इवेंचुअली हमारे एनस में से बाहर निकल आती है। ये सारी की सारी चीज़ क्या है? एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है। लेकिन इसका इन्हिसार भी किसके ऊपर है? जाहिर है मूवमेंट के ऊपर है। इफ देयर इज नो मूवमेंट देयर कांट बी एनी डाइजेशन, देयर कांट बी एनी एब्जॉर्प्शन, देयर कांट बी एनी एसिमिलेशन। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट किस्म की
बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए हमें डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम की, मूवमेंट्स की और लोकोमोशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल की बात करूँ, वो लोकोमोट नहीं करेगा तो उसे खाने के लिए फूड नहीं मिलेगी, तो डेफिनेट उसमें डाइजेशन वाली एक्टिविटी भी नहीं होगी। अदर थिंग इज कॉल्ड एज, दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल एक्टिविटीज़। और जब मैं बात करता हूँ फिजिकल एक्टिविटीज़ की, तो इससे मुराद मेरे पास क्या है कि अब मैं एज अ ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसकी जो मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि नंबर वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज प्रीडेशन। अगर मैं एक प्रीडेटर हूँ, अगर मैं एक लॉयन हूँ, अगर मैं एक टाइगर हूँ, तो मुझे अपनी फूड को गेन करने के लिए मुझे अपने प्रे को कैप्चर करना है। तो उस पर्पस के लिए आई हैव टू एक्सर्ट अ लॉट, मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर करनी है, मुझे अपने प्रे तक पहुंचना है, उसे कैप्चर करना है, उसको स्ट्रेंगल टू डेथ करना है। इन सारे प्रोसेसेस के लिए डेफिनेटली आई हैव टू हैव मसल्स, आई हैव टू हैव बोन्स, आई हैव टू हैव टेंडन्स, आई हैव टू हैव लिगामेंट्स, ऑल दिस स्टफ। ये सब चीज़ें होंगी तो ही मेरी ये फिजिकल एक्टिविटी होगी, अदरवाइज एक्टिविटी नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें तो एक एक्टिविटी और भी हो रही है इसी प्रोसेस में, और वो क्या है? सेविंग लाइफ। अगर मैं एक प्रेडेटर हूं तो मैं किसी की जान लेना चाहता हूं, और जिसकी मैं जान लेना चाहता हूं उसका नाम क्या है? प्रे। लेकिन ऑन द अदर हैंड दैट वेरी प्रे इज एस्केपिंग फ्रॉम मी, वो मेरे से बचना चाह रहा है। एक डियर है, एक जिराफ है, एक फॉर एग्जाम्पल बाइसन है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम मी। तो एक तरफ फूड बन के हयात मिल रही है और एक तरफ फूड ना बन के हयात मिल रही है। तो एस्केप, दूसरी बहुत बड़ी एक्टिविटी क्या है मेरे पास? एस्केप। अगर मैं एक क्या हूं स्टूडेंट्स? प्रे, तो एस्केप होने में ही मेरी जिंदगी है। तो एस्केप होना एक और फिजिकल एक्टिविटी है दैट सोलली 100% किस पर डिपेंड कर रही है? जाहिर है सपोर्ट पे, लोकोमोशन पे और मूवमेंट्स पे। अब अगर आप दो किस्म के कैटेगरीज को देखें, मीन प्लांट्स को और एनिमल्स को, तो आपको क्या नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि दो किस्म के ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। यू नो कि अगर मैं बात करता हूं किसकी? प्लांट्स की, तो प्लांट्स जब होते हैं मल्टी सेलुलर, राइट, तो दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट लोकोमोट। मैंने कॉन्सेप्ट आपको देना है कि आपकी बुक में ये सर में थोड़ी सी मिसलीडिंग है कि प्लांट्स दे डोंट शो मूवमेंट। ये कॉन्सेप्ट गलत है। प्लांट्स मूवमेंट तो शो करते ही हैं, लेकिन जब प्लांट्स यूनिसेलुलर होते हैं, समथिंग लाइक एल्गी और समथिंग लाइक वॉल्वॉक्स, से टर्म्स आपने सीख ली हैं, पढ़ ली हैं आप लोगों ने, तो उस टाइम पे दीज ऑर्गेनिज्म दे कैन मूव, दे कैन कैरी आउट लोकोमोशन। तो प्लांट्स दो किस्म की एक्टिविटी शो करते हैं, सोलली चीफली मूवमेंट, लेकिन जब यूनिसेलुलर लेवल पर होंगे तो वो लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स किसकी? एनिमल्स की, तो सारे के सारे एनिमल्स एक्सेप्ट फ्यू, कैन यू नेम, आपने चैप्टर नंबर 10 बड़े इंटरेस्टिंग वे में डिटेल से स्टडी किया है, कैन यू नेम एनी एनिमल दैट कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन? तो यस, परफेक्ट, आप लोगों ने बिल्कुल सही नाम लिया है कि हमारे organisms of phylum Porifera, most of them they cannot move except at embryonic stage. So animals usually carry out the process of locomotion with few exceptions. Those are known as what? Sessile organisms. Sessile animals cannot carry out locomotion. Otherwise, most of the animals they can change their position with respect to its surrounding. तो हम इसे क्या बोलेंगे? Locomotion. क्या organisms को सिर्फ मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए ही चाहिए है क्या सपोर्ट? तो आंसर इज नो। आइए देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं कि जिसके लिए इस ऑर्गेनिज्म को, इन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट भी चाहिए, उन्हें मूवमेंट भी करनी चाहिए और उन्हें लोकोमोशन भी करनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, another very important reality of the world, reality of the perhaps our world, that is called as the gravity. यू नो वेरी वेल, फिजिक्स में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
and that very force of attraction is due to gravity. We are living on a mass that is very very huge, and that very huge mass is called as earth. और उस पर्टिकुलर ह्यूज अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करना कोई आसान सी बात नहीं थी, राइट? तो अगर ये चीज जिसे हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, अगर वो मेरे पास ना होती तो डेफिनेटली मैं एक क्रीपिंग मैस ऑफ सेल होता, समथिंग लाइक आपको याद होगा कि हमने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्लाइम मोल्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके पास कोई सपोर्ट और मूवमेंट का सहारा नहीं है, तो दे कैन ओनली क्रीप, राइट? फिर आपने एक और टॉपिक पढ़ा था, एक और ऑर्गेनिज्म पर नाम था प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम वाज आल्सो अ क्रीपिंग मैस ऑफ अबाउट 1 फुट। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमें कोई शेप गेन करनी है, पहली बात लिख रहे हैं, अगर हम लोगों को कोई ना कोई शेप गेन करनी है, और दूसरा वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, और हम लोगों को एक अपराइट पोस्चर लेना है, चाहे ये प्लांट है चाहे ये एनिमल है। आई एम यूजिंग द वर्ड अपराइट पोस्चर। तो इस अपराइट पोस्चर में मीन्स इफ वी वांट टू ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी, इफ वी वांट टू स्टैंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड इफ वी वांट टू हैव द शेप, तो फिर हमें क्या चाहिए? डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को अटैच कर सकते हों विद द हार्ड बॉडी पार्ट्स। और जब तक ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हार्ड बॉडी पार्ट के साथ अटैच नहीं होंगे, तब तक जाहिर है हम जमीन की ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर सकते। अब हमने अगले पार्ट में ये देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं या टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं कि जो मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं, यस, अ सपोर्ट दैट कैन हेल्प और एनेबल मी टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले की तरह से 2 पार्ट्स बना लेते हैं। डेफिनेटली वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ प्लांट। और अगर मैं प्लांट की बात करूं तो मुझे प्लांट में 3 किस्म के सेल्स नजर आते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं पेरेनकाइमेटस सेल। व्हेनेवर आई यूज द टर्म पेरेनकीमा, पेरेनकीमा, PARENCHYMA, parenchyma. Parenchyma are basically living cells. ये बहुत ही डेलिकेट लिविंग सेल्स हैं। ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ इन पर्टिकुलर टिश्यूज का नाम याद रखना है, पेरेनकीमा। अदर वन और कॉल्ड एज कोलेनकीमा, कोलेनकीमा। बहुत से और प्रोनाउंसिएशंस भी अवेलेबल है, खासतौर पे हमारे इस कॉन्टिनेंट के पार्ट में। तो बहुत से लोग इसे कोलेनकाइमा भी बोलते हैं, बट द ट्रू प्रोनाउंसिएशन इज कोलेनकीमा एंड पेरेनकीमा। एंड लास्ट वन, not the least, is called as sclerenchyma. Sclerenchyma. Right. So these are 3 different types of cells or tissues. Those are providing what the strength to the plants to have a upright or erect posture. ठीक है, अब हम चलते हैं एनिमल्स की तरफ, देखते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन से ऐसे टिश्यूज और ऑर्गन हैं that enable them to have a withstand or upright posture against the gravity. उसमें सबसे पहला फीचर मेरे पास क्या है? yes, you are perfect, bones. तो हमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमारे पास बोन्स होनी चाहिए। and then we should have cartilage. We should have nothing other than cartilage. and then we should have another very very important thing that is called as the ligament. लिगामेंट। अगर हमने सही फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो हमें लिगामेंट्स भी चाहिए हैं। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज दे आर एसेंशियल विद द एनिमल्स इफ दे वांट टू हैव एन इरेक्ट पोस्चर, राइट? अब आपको ये पता है कि बोन्स तो वैसे हार्ड स्ट्रक्चर है, इन बोन्स के एंड पे मेरे पास कार्टिलेज है, वैसे ही आपके नोज के टिप भी बना रही है और ये आपके कान को भी शेप दे रही है। डेफिनेटली इसकी शेप, ये पोस्चर इसका ड्यू टू कार्टिलेज है।
और लिगामेंट ये मेरे पास वो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज गोइंग टू रैप द स्मॉल बोन्स, समथिंग लाइक देयर आर 8 बोन्स ओवर हियर, पढ़ेंगे इनको। तो इन 8 बोन्स को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखने वाली चीज का नाम मेरे पास क्या है? लिगामेंट। तो ये वो चीजें हैं कि जो एनिमल्स में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इससे अपनी बोन्स को जगह पर रखने में और इरेक्ट होने में हेल्प हो रही होती है। नाउ वी वांट टू सी द रोल, कि वो कौन कौन सा रोल है जो ये वाला सिस्टम परफॉर्म कर रहा है फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहला फीचर, सबसे नंबर 1 फीचर मेरे पास क्या है? यस, हेल्प इन न्यूट्रिशन। अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि इकोसिस्टम किस चीज पे बेस कर रहा है, खाओ या खाए जाओ। अगर एक मेरे पास हर्बीवोर है तो वो किसको खा रहा है? किसी प्लांट को, राइट? अब अगर प्लांट को हर्बीवोर नहीं खाएगा तो हर्बीवोर मर जाएगा, राइट? सिमिलरली इस मौके पे ये किसको खा रहा था? प्लांट को। अगले लम्हे पे इट विल बी टेकन अप बाय, ये खाया जाएगा किसकी मदद से? डेफिनेटली बाय मींस ऑफ अ प्रीडेटर। तो यही प्रिंसिपल चल रहा है। तो दोनों केस में अगर एक एनिमल चल के प्लांट के पास नहीं जाएगा तो भूख से मर जाएगा, सिमिलर प्रेडेटर चल के अपने प्रे के पास नहीं जाएगा तो मर जाएगा। तो इस लिहाज से न्यूट्रिशन के साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए डेफिनेटली मुझे इसी पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट सिस्टम। एंड देन अदर थिंग इज कि नॉट ओनली आई हैव टू हैव न्यूट्रिशन बट ऑल्सो I should try to discover new habitats। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू हैबिटेट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू हैबिटेट्स कि मुमकिन है अल्लाह ताला ने हिजरत में बहुत बरकत रखी है। अगर आप एक पीस ऑफ लैंड से मूव करें और दूसरी पीस ऑफ लैंड में जाएं तो मुमकिन है आप लोगों को बेटर क्वालिटी की फूड मिल जाए, जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस लिहाज से एक और थर्ड चीज़ जो किसी एक स्पीशीज को इस कुराए अर्ज पे कायम रखने के लिए ज़रूरी है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन। तो टू फाइंड न्यू मेट्स, तो अपने न्यू मेट्स को फाइंड करने के लिए भी क्या चाहिए है, या न्यू रिप्रोडक्टिव पार्टनर्स लिख लें, वो फाइंड करने के लिए भी क्या चाहिए थी? ये वाला सिस्टम, राइट? इसके अलावा एक और चीज दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है मेरे पास? शेल्टर। कि आप लोगों को बीइंग ऑर्गेनिज्म हमें नए नए एरियाज में जाना चाहिए, एक शेल्टर फाइंड करना चाहिए कि जहां हम लोग अपने प्रेडेटर और प्रे के रिलेशनशिप से बाहर आके ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हो? अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये वो रोल्स हैं जो ये वाला सिस्टम हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर भी इस टॉपिक को रोकेंगे और इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का स्कोप क्या है, व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे क्या क्या आने वाला है, इसको देखने के लिए लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लेट्स गो देयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट, आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। आप ये भी देख सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द चैप्टर। तो पहली बात, नंबर 1, लुक एट द प्लांट्स। प्लांट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सपोर्ट के लिए कौन कौन से सेल्स हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इवेंचुअली उनसे मेरे पास कौन कौन से क्या बन सकते हैं? टिश्यूज बन सकते हैं। उसको लिख भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे सेल कौन कौन से हैं और वो आपस में मिलके कौन कौन से क्या बना सकते हैं? टिश्यूज बना सकते हैं। फिर उन टिश्यूज की लोकेशन क्या है, उन पर्टिकुलर टिश्यूज की स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी की सारी बातें हम एक पूरे लेक्चर में आपके साथ स्टडी करेंगे। फिर प्लांट्स में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड दैट वेरी कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ, राइट? आप लोगों की बुक में एक पूरा टॉपिक स्टडी किया गया है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, राइट? तो आपको पता है, बिल्कुल आप ग्रेड में पढ़ के आए हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स।
वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म वर्टिकली ग्रो करता है। यस, प्लांट्स की बात हो रही है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर प्लांट की हम बात करेंगे तो जब प्लांट वर्टिकली ग्रो कर रहा होता है, अपनी लेंथ में इजाफा कर रहा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि यस इट इज प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन किसी खास ग्रोइंग सीजन में किसी खास लेंथ को गेन करने के बाद प्लांट स्टॉप्स इट वर्टिकल ग्रोथ और फिर वो स्टार्ट करता है अपनी लेटरल ग्रोथ। लेटरल का मतलब है साइड की तरफ ग्रोथ इंक्रीज करता है, यानी कि वो ग्रोथ तुम किसी सर्कल में तमाम अतराफ पे होगी। इस वजह से पौधे की जड़ में, पौधे के स्टेम में, पौधे के पेट्यूल वगैरह में, पौधे की ब्रांचेस की थिकनेस में इजाफा होता है एंड दैट पर्टिकुलर सर्कुलर थिकनेस इज कॉल्ड एज गर्थ। हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गर्थ। तो हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिज्म की गर्थ में, मोटाई में कैसे कैसे इजाफा हो सकता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर ये नहीं होगी सेकेंडरी ग्रोथ तो नुकसान क्या होगा, राइट। तो ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर आप लोगों की बुक में एक बहुत ही वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में, जिसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एंड दैट वेरी टॉपिक इज कॉल्ड एज प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स। तो हम बिल्कुल बहुत डिटेल के साथ एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर लेंगे और आप लोगों से इंशाल्लाह सैर हासिल डिस्कशन करेंगे कि अगर प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर रहे तो पहला रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कौन कौन सी मूवमेंट्स से नवाजा है कि दे आर डिवेलिंग वेरी सक्सेसफुली ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और हम उनसे क्या क्या छीन रहे हैं कि इनकी मूवमेंट्स ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ सब्सटेंसेस। अगर आप लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, प्लांट को देखेंगे तो उनमें भी आप लोगों की तरह से ग्रोथ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो ग्रेड 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एक हार्मोन है, उसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हार्मोन होगा वो बड़ा होगा और जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा वो बहुत छोटा रह जाएगा। एक हमारे बड़े मशहूर स्टेज एक्टर है समथिंग लाइक कोडू, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उनमें ग्रोथ हार्मोन कम हो गया या कम रह के जिस वजह से कद छोटा हो गया। तो ग्रोथ सब्सटेंसेस आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। तो हम स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन सा ग्रोथ हार्मोन है, कौन कौन सा ग्रोथ सब्सटेंस है और वो प्लांट को किस तरीके से ग्रो करवाता है और किस तरीके से वो प्लांट की अल्टीमेट शेप डिटरमाइन करने में प्लांट की हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी एक छोटा सा मगर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक में स्टडी किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एनिमल्स की दो टाइप्स हैं। उनमें से जो पहली टाइप है उसका नाम मेरे पास क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। यू नो वेरी वेल कि एनिमल की पहली टाइप मेरे पास कौन सी है? इनवर्टिब्रेट्स। और ये जो इनवर्टिब्रेट्स है इनके अंदर कौन कौन सा स्केलेटन होता है? तो आंसर इज कि पहली टाइप के स्केलेटन को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसमें किसी भी स्ट्रक्चर की शेप उसके एक्वाडायनामिक और हीमोडायनामिक और सिलोमोडायनामिक फीचर की वजह से होती है। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा। दैट मे बी द वाटर, दैट मे बी स्टोमक फ्लूइड, दैट मे बी ब्लड, दैट मे बी लिम्फ, और इस पर्टिकुलर चीज की वजह से इसकी शेप मेंटेन रहती है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस बैलून। इस बैलून में कोई हवा नहीं है। जब इसमें कोई हवा नहीं है तो इसकी कोई शेप भी डेफिनेट नहीं है। इसको आप कोई भी फोर्स लगाए अपनी शेप को चेंज कर लेता है। लेकिन अगर आप इसी पर्टिकुलर बैलून में सिर्फ और सिर्फ हवा भर दें, नाउ इट हैज एज्यूम्ड अ शेप, राइट। तो इस पर्टिकुलर एयर की वजह से ये सिंपली अब इसको प्रेस करना मुश्किल हो गया है। सेम इज द केस विद द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अगर मैं किसी पर्टिकुलर बैलून में देखिए मैं पानी भर दूं तो जाहिर है अब इसकी टेनेसिटी, इसका टेनिशियसपन और ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू सिंपल एयर। तो यही वाला काम हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कर रहा है इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। देखेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल के साथ कि ये वाला स्केलेटन कहाँ कहाँ पाया जाता है और ये किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को शेप देता है या उन्हें मूवमेंट्स करने में या लोकोमोट करने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज अगेन फॉर इनवर्टिब्रेट्स और हम इसे नाम देते हैं
what? Exoskeleton. And whenever we use the term exoskeleton, इसका मतलब है exo मीन बैरूनी और skeleton का मतलब होता है ढांचा. Exoskeleton एक ऐसा ढांचा या हार्ड स्ट्रक्चर दैट इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी एंड प्रोटेक्टिंग द व्हाट? विसरा. विसरा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि विसरा का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, समथिंग लाइक योर स्मॉल इंटेस्टाइन, समथिंग लाइक योर लिवर, समथिंग लाइक योर स्टमक, समथिंग लाइक योर किडनीज एटसेट्रा. तो ये मेरे सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है. समथिंग लाइक योर लंग्स, समथिंग लाइक योर हार्ट. तो ये सारे सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं. अगर इन सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स के सबसे बाहर कोई हार्ड शेल मौजूद हो तो हम उसे नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन. हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, और आखिर इस हार्ड चीज को मूव करवाने के तरह ने क्या क्या चीजें यूज की हैं और ये कैसे मूव करता है. तो इट इज द अगेन अ कंप्लीट फुल फ्लैज टॉपिक. उसे हम एक प्रॉपर लेक्चर में स्टडी करेंगे. फिर हम मूव करते हैं स्केलेटन के लास्ट और सबसे सुप्रीम पार्ट की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोस्केलेटन. अब इस वाले केस में क्या होगा कि जो हार्ड बॉडी पार्ट्स हैं, समथिंग लाइक द बोन्स, दे आर लाइंग इनसाइड, बट द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स दे आर लाइंग आउटसाइड. बोन इज लाइंग इनसाइड एंड सॉफ्ट बॉडी पार्ट इज लाइंग आउटसाइड. अगर ऐसा केस हो तो एंडो का मतलब हो गया अंदरूनी और स्केलेटन का मतलब क्या? ढांचा. अब ढांचा अंदर है और सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स बाहर हैं. राइट. इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सेल्स हैं कि जो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्केलेटन को बनाते हैं. अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैसे ओवरकम की जाती है. इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किसको? ह्यूमन स्केलेटन को. हम हजरत इंसान को लेंगे. ये जाहिर है हजरत इंसान का स्केलेटन होगा और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी बोन कहाँ कहाँ है और इसके अंदर कौन कौन सी बोन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है. राइट. एंड देन वी विल स्टडी कि ये जो मेरा स्केलेटन है ये एक पीस पे कॉन्सिस्ट नहीं कर रहा. इसमें बहुत सारी बोन्स हैं. बोन्स का कितना नंबर है, पैदाइश से पहले मेरे पास कितनी बोन्स होती हैं, मेच्योर होने के बाद वो बोन्स कितनी हो जाती हैं, कम होती हैं या बढ़ती हैं, स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर क्या ये जॉइंट एक ही है तो आंसर इज नो, और क्या ये स्केलेटन एक है तो आंसर इज नो. इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. वो कंपोनेंट किसी खास पॉइंट में दूसरे जुड़े हुए हैं. एंड दैट वेरी प्लेस कि जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके जुड़ती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट. समथिंग लाइक इट. ये वाली बोन इस पर्टिकुलर बोन से जुड़ रही है इस खास पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट. तो हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास कौन कौन से जॉइंट्स हैं. नॉट ओनली मैंने देखना है कि मेरे पास कौन कौन से जॉइंट्स हैं, बल्कि मैं देखूंगा कि ये जॉइंट्स आखिर वहां पे क्यों हैं और प्लस इसकी ये कौन सी टाइप है. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. अल्लाह ने हर एक जॉइंट को उसके ज़रूरत के मुताबिक बनाया है. हम स्टडी करेंगे जॉइंट्स को. देन वी विल सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है मेरे पास? डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्केलेटन. जब मैं बात करता हूं फॉर्मेशन, इसका मतलब बनना. डिफॉर्म, ये चीज में बिगाड़ पैदा हो जाना. तो डिफॉर्मिटीज का मतलब मेरे पास ये है कि मेरे स्केलेटन में कौन कौन सी खराबियां आ सकती हैं. राइट. ये खराबियां मुमकिन है मेरे खाने की वजह से हो, मुमकिन है किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, मुमकिन है ये मेरी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम मेरे स्केलेटन में आ गई हो. तो उन सारी की सारी डिफॉर्मिटीज को हम स्टडी करेंगे. सारी की सारी नहीं, ज़ाहिर है ये एफएससी का लेवल है, मेडिकल कॉलेज नहीं है. उनमें से बस ऐसे ट्रेलर सा दिखाएंगे आप लोगों को कि कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं और क्या हम किसी हद तक इन डिफॉर्मिटीज को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो हमारी लिमिट्स क्या हैं और व्हाट इज बियॉन्ड आवर लिमिट एज अ ह्यूमन. तो इनको हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक में. देन हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही मेमथ टॉपिक इन योर बुक, और मेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा सा टॉपिक है, और उस बड़े से टॉपिक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? द ग्रेट मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्स for the locomotion, for the movement
and that very great organ is called as muscles. फिर हम देखेंगे कि इन पर्टिकुलर मसल्स की कितनी टाइप्स हैं. आप कुछ कुछ पढ़ के आए हैं ग्रेड 9 में. आपको पता है कि हम स्टडी कर सकते हैं स्मूथ मसल्स, हम स्टडी कर सकते हैं कार्डियक मसल्स, हम स्टडी कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स. तो फिर हम एंड पे जब स्केलेटल मसल पढ़ेंगे तो फिर उसकी डिटेल शुरू हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स हमारे इस पर्टिकुलर ढांचे को मूव करवाने के लिए मेरे पास कौन कौन सा मसल अटैच है. फिर हमारे इस पर्टिकुलर मसल को हम अंदर जाके स्टडी करेंगे. अब मैंने क्या करना है कि मैंने अगर एक मसल को स्टडी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले किसी बंदे की स्किन को काटना पड़ेगा, से इट इज डेड बॉडी, और मैं इस डेड बॉडी में मसल्स के एलिमेंट को दिखना चाहता हूं तो आई हैव टू कैरी आउट अ इंसिजन. मुझे कट लगाना पड़ेगा, स्किन को काटने दिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मसल्स कहाँ कहाँ अटैच हैं. तो पहले मैं मसल को सिर्फ क्या स्टडी करूंगा, बाहर बाहर से स्टडी करूंगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस एनाटमी. मैं उसकी ग्रॉस एनाटमी स्टडी करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर मसल की क्या बनाऊंगा, स्लाइड. दैट इज कॉल्ड एज, यू नो वेरी वेल, मुझे बोलते हैं हिस्टोलॉजी. वी विल स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ द मसल्स. तो मुझे पता चलेगा कि इसमें बेसिकली स्ट्राइएशंस हैं, इसीलिए मैं इस स्केलेटल मसल को बोलता हूँ स्ट्राइएटेड मसल. लेकिन ये स्ट्राइएशंस क्यों हैं, ये क्यों बन गई मेरे पास, फिर इसके अंदर जो मसल है वो आखिर कैसे छोटा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है. बिकॉज यू नो कि मसल्स आर द ओनली ऑर्गन्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो हमारा मसल कैसे बड़ा हो रहा है, हमारा मसल कैसे छोटा होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की मोलेकुलर बेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल ये हम स्टडी करेंगे. राइट, आफ्टर स्टडिंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स अब हम क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द आर्म. तो उस पर्टिकुलर आर्म में मेरे मसल्स की क्या अरेंजमेंट है, ठीक है, कैसे मेरी जो एक दुनिया की सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ मूवमेंट करने वाली स्ट्रक्चर मीन आर्म, ये इतने सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म कर लेती है. हाउ आई कैन कैरी आउट सुपिनेशन, प्रोनेशन, एबडक्शन, सर्कमडेशन, ये डिफरेंट किस्म के मूवमेंट्स हैं. राइट, ये एक्सटेंशन, दैट फ्लेक्शन, ये इतना कुछ कैसे कर लेती है. डेफिनेटली इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स अराउंड द बोन्स. कोई भी मूवमेंट मसल के बगैर नहीं हो सकती, लिहाजा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है किस चीज़ को, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स को. तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ मसल्स को स्टडी करेंगे. अरेंजमेंट ऑफ मसल्स को स्टडी करेंगे. राइट, और डेफिनेटली इसकी जो एसोसिएटेड मूवमेंट्स हम वो भी स्टडी करेंगे. और फाइनली जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों के चैप्टर के हेडिंग में सिर्फ 2 बातें लिखी गई हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज सपोर्ट, अदर वन इज मूवमेंट, बट मैंने ऐड किया उसके अंदर क्या, लोकोमोशन. तो हम आखिर में हम स्टडी करेंगे किसको, लोकोमोशन को. और जब मैं लोकोमोशन की बात करता हूं तो आपको पता है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं. नंबर 1 इनवर्टिब्रेट्स. तो मुझे स्टडी करनी है लोकोमोशन इन वेरियस इनवर्टिब्रेट्स. जाहिर है मुझे स्टडी करनी पड़ेगी पैरामीशियम में, यूग्लिना में, सी एनेमनी में, प्लेटलमेंथिस के मेंबर्स में, अर्थवर्म में दैट इज अ मेंबर ऑफ एंडेलेट. फिर मुझे स्टडी करनी पड़ेगी इन कॉकरोच दैट इज बेसिकली आर्थ्रोपोड, इन स्टारफिश दैट इज बेसिकली काइनोडर्म. तो मुझे वेरियस टाइप के इनवर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन, हाउ दे चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो उसे हम किसमें स्टडी करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स में. लेकिन क्या मेरे पास सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स है, तो आंसर इज नो. भाई मेरे पास तो वर्टिब्रेट्स भी हैं. तो जब मैं बात करूंगा वर्टिब्रेट्स की तो आपको ये वाली बात भी पता है कि मेरे पास वर्टिब्रेट्स की कम से कम 5 क्लासेस हैं. यू नो, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. तो मैं उन पांचों टाइप्स में लोकोमोशन स्टडी करूंगा. देन फाइनली मेरा फेवरेट टॉपिक, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ एवोल्यूशन. तो मैं देखूंगा कि आखिरी टॉपिक में क्या हुआ, किस तरीके से एवोल्यूशन हुई इन स्केलेटन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कैसे
बोन्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, कैसे जॉइंट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, कैसे मसल्स की अरेंजमेंट आपको मॉडिफाई किया, और फिर वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन हो सकी इन वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जांपल पाइसेस में क्या था, वो कैसे चेंज हुए कि हमारे पास एम्फीबियन वैसी लोकोमोशन आई, फिर उसमें क्या चेंज आई कि रेप्टिलियन लोकोमोशन हुई, फिर उसमें क्या चेंज आई कि हम एवियन लोकोमोशन मीन फ्लाई करने के काबिल हुए, और हम वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन स्टडी करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन इन मैमल्स। तो ये है हमारा सारा चैप्टर का स्कोप कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आए बहुत क्विकली इसे एक दफ़ा फिर देखते हैं, जस्ट यूजिंग 1 मिनट, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी शैल डिस्कस द प्लांट, देन वी डिस्कस द सपोर्ट एंड इट्स टाइप्स, देन वी शैल डिस्कस द सेल्स, समथिंग लाइक parenchyma, collenchyma and sclerenchyma cells, and then we will see the what secondary growth. Then we shall discuss plant movement in detail, and finally we will discuss the what growth substances. तो ये जो मेरे पास एक ब्लॉक है, it is regarding the plants, that is not the very big part. जो असल पार्ट है वो मेरे पास क्या है, एनिमल्स का। एनिमल्स का स्टडी करेंगे हम इनवर्टिब्रेट्स, उसमें हम डिफरेंट टाइप के स्केलेटन को स्टडी करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, exoskeleton, endoskeleton, then we shall discuss a typical endoskeleton of a human being। फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से जॉइंट्स हैं, फिर हम देखेंगे उसमें कौन कौन से डिफॉर्मिटीज हैं, क्या हम उसको इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हम स्टडी करेंगे जॉइंट मेमथ टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द मसल्स, फिर हम उसकी टाइप स्टडी करेंगे। देन वी शैल डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, वो कैसा है, फिर हम स्टडी करेंगे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, उसमें कैल्शियम का क्या रोल है, फिर हम स्टडी करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स के मेरी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स हो रही हैं उसके लिए मसल्स की अरेंजमेंट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है वो पॉसिबल है। और फाइनली हम देखेंगे लोकोमोशन, के लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स के डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे कैसे होती है, वर्टिब्रेट्स से डिफरेंट ग्रुप में कैसे कैसे होती है, और अगर ये वैरायटी है तो उसमें एवोल्यूशन का क्या रोल है। So this is all for this particular lecture. अगले लेक्चर में हम आप लोगों से मिलेंगे with the topic and that is called as support in plants. Till the very next you can say meeting, I would like to say you Allah Hafiz. Take very good care of yourself and your great parents.